जय हिंद प्यारे बच्चों। क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद है अच्छे से होंगे और अच्छी से पढ़ाई चल रही होगी। एग्ज़ामिनेशन पास में आता जा रहा, हो सकता है कि कुछ बच्चे एंजाइटी फील कर रहे हों, लेकिन हम लोग को लगे रहना है बहुत मेहनत से और सक्सेस हमारी होगी। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा फुल सिलेबस टेस्ट नंबर 51। मैं यानी संजीव भाटिया आपको फर्स्ट 23 क्वेश्चन नंबर 46 से क्वेश्चन नंबर 68 तक डिस्कस करूंगा और क्वेश्चन नंबर 69 से रवि सर डिस्कस करेंगे। हमारे सिंह सर के और पूरी न्यू लाइट इंस्टीट्यूट के इस मिशन के साथ कि अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाइड्रोलिसिस ऑफ एन ईस्टर गिव्स एसिड ए एंड अल्कोहल बी। ठीक है, अब इसको देखो किस तरीके से करना है। अब मुझे ये पता है कि एक ईस्टर है यहाँ पर और इस ईस्टर का मुझे हाइड्रोलिसिस करना है। तो अब इस ईस्टर का हाइड्रोलिसिस करेंगे अगर हम लोग, तो ईस्टर का हाइड्रोलिसिस करने पर आपको ये बात जाननी है कि ये यहाँ पे वाटर रिलीज हो जाएगा, वाटर ऐड हो जाएगा और वाटर ऐड होने पर हमको एक एसिड मिलेगा और वो एसिड ए है और हमको एक अल्कोहल मिलेगा जो अल्कोहल बी है। हमारा एक अल्कोहल मिलेगा और ये अल्कोहल बी है। ये उसने इन्फॉर्म कर दिया, ये हम जानते ही हैं। अब वो कह रहा है एसिड रिड्यूस फैलिंग सोल्यूशन। तो आप लोग तो जानते हो कि एक ही एसिड ऐसा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड जो फैलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस करता है, और वो कौन होता है बच्चा? वो होता है HCOOH यानी फॉर्मिक एसिड, बिकॉज उसके पास HCO ग्रुप होता है यानी कि एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। तो एल्डिहाइडिक ग्रुप जिसके पास होगा वो फैलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस करेगा। सो अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं अल्कोहल की। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल बी गिव्स एसिड ए, यानी अगर मैंने इसका ऑक्सीडेशन कर दिया, इसका बाबू ऑक्सीडेशन कर दिया, तो मुझे ये HCOH मिल जाएगा अल्कोहल बी का। तो ऑब्वियस बात है कि एक कार्बन का ये एसिड है फॉर्मिक एसिड, तो एक कार्बन का अल्कोहल होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर मुझे CH3OH मिलने जा रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये ईस्टर को पहचानना और उसके नेम को पहचानना। तो ईस्टर को पहचानना अगर हो और एसिड और अल्कोहल दिए हो तो बस सिंपली एसिड और अल्कोहल अगल बगल रखो और उनसे वाटर रिमूव कर दो, क्योंकि हमने इसमें वाटर ऐड किया था। तो अगर हम ये वापस जाना चाहते हैं यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ जाने में मुझे वाटर रिलीज़ करना होगा और वाटर रिलीज़ करेंगे इस तरीके से। यहाँ से ले लिया OH और यहाँ से ले लिया H, तो मुझे यहाँ पर क्या मिलने वाला है? HCO और साथ में मिल जाएगा OCH3। अब इसका नाम क्या है? इसका नाम है मैथिल फॉर्मेट। तो ये बच्चा बन गया मैथिल फॉर्मेट, मैथिल फॉर्मेट। अब मैथिल फॉर्मेट किस ऑप्शन में है? फर्स्ट ऑप्शन में। तो इसका सही आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 47। विच एसिड इज एन ऑप्टिकल एक्टिव? प्रोपेनोइक एसिड। अब प्रोपेनोइक एसिड ये बना लीजिए 1 2 3 और यहाँ पर ये COH ग्रुप लगा हुआ। अब इसके पास दो कार्बन है हमारे, एक कार्बन ये है, इस पे H और H सेम ग्रुप है तो ये कायरल नहीं है। ये वाले पे देखिए तो 3 H हैं तो ये भी कायरल नहीं है, इसलिए ये तो नहीं शो कर सकता। फिर मुझे मिल गया 2 क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड। फिर से बनाइए 1 2 3 और यहाँ पर COH है, 1 2 3 कार्बन है, प्रोपेनोइक एसिड है और सेकेंड नंबर के कार्बन पे एक Cl ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब आप इस कार्बन को अगर देखें तो एक तरफ Cl जुड़ा है, एक तरफ CH3 जुड़ा है, एक तरफ COH जुड़ा है और एक तरफ बाबू H जुड़ा है। इस तरीके से ये जो कार्बन है ये कैसा हो गया है? ये कार्बन सर हमारा हो गया है कायरल कार्बन। तो जब ये कायरल कार्बन हो गया तो 2 क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड मेरा ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा। अब हो सकता है कि पॉसिबिलिटी होगी, कभी कभी ऐसा हो जाता है 2 ऑप्शन आ जाते हैं, हम ही लोग से एरर हो जाती है।
तो हम लोग चेक कर लेते हैं। 3 क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड तो नहीं है, 1 2 3, ये COH है, ये 1 कार्बन है, ये 2 कार्बन है, ये 3 कार्बन है, इस 3 कार्बन पे क्लोरो जुड़ा हुआ है। अब बेटा आप ऐसे चेक करोगे, देखो अब ये कोई कहेगा कि सर क्या COH को कायरल नहीं मान सकते? नहीं, कायरल की पहली शर्त है कि हमारा जो कार्बन हो वो sp3 हाइब्रिडाइज हो, उसके पास 4 सिग्मा हो। अब यहाँ पर तो sp2 है, तो ये कायरल नहीं हो सकता। जैसे कोई बच्चा ये भी कह दे कि सर देखिए यहाँ पे O है, यहाँ पे OH है, यहाँ पर ये ऐसा टेक्निकल ग्रुप लगा हुआ, तो ये इसके भी चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप हैं, तो क्या इसको कायरल नहीं ले सकते? नहीं, डबल बॉन्ड वाले कार्बन को कायरल नहीं लेंगे क्योंकि वहाँ sp2 हाइब्रिडेशन है, हमें sp3 की डिमांड है। अब ये वाला कार्बन देखो तो इस पे 2H सेम है। कायरल कार्बन वो होता है जिसके चारों तरफ के एटम डिफरेंट हो, चारों सिग्मा बॉन्ड डिफरेंट ग्रुप से जुड़े हुए हो, चारों तरफ के एटम ना डिफरेंट हो बट डिफरेंट ग्रुप से जुड़े हुए हो। और जब कायरल कार्बन होगा तो ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी। अगर एक कायरल कार्बन है तो पक्का ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी, 2 अगर कायरल कार्बन है तो फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये सारी चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी। और इसमें भी देखो यहाँ पर 2H सेम है, तो ये भी कायरल नहीं है, तो थर्ड भी नहीं हो सकता। फॉर्मिक एसिड का तो कोई मतलब ही नहीं है, फॉर्मिक एसिड में तो एक ही कार्बन है जो कि हमारा sp2 हाइब्रिडाइज है, इसलिए हमारा सही ऑप्शन सेकेंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 48 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखो टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, Fe इंक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट के लिए पूछा गया। तो टाइटेनियम के पास हमारा कितना होता है? 3d2 होता है, तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, टाइटेनियम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, वेनेडियम के पास 3 होंगे, क्रोमियम के पास 5 होंगे और आयरन के पास 4 होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। U मीन्स अनपेयर्ड, E मीन्स इलेक्ट्रॉन। तो अब ये Fe को तो क्रोमियम से कम होना चाहिए, और ये लिख रहा है इंक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट। जितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, डी ब्लॉक में मेल्टिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के प्रोपोर्शनल होता। तो ये तो पहला ही गलत दे दिया गया, तो इसलिए मुझे आंसर यहाँ पे फर्स्ट मिल गया। लेकिन मैं आगे ऑप्शन चेक कर लेता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि फर्स्ट सेकंड बोथ हो या ऑल ऑफ दीज हो, तो उनको भी मैं चेक कर लेता हूँ। तो टाइटेनियम, वेनेडियम, मैग्नीज, क्रोमियम सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी। तो सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी में जब हमें सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी कंपेयर करनी होती है तो हम लोग पहले एक एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेते हैं, जो भी उसका कॉन्फिगरेशन वैलेंस शेल का होता है उसे एक एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेते हैं, और एक एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिया। अब ये टाइटेनियम है तो इसका कॉन्फिगरेशन क्या होता है आपकी समझ से आप देखिए, मुझे लगता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, तो 3d2 और 4s2 होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लो, टाइटेनियम प्लस बना लो, तो 3d2 4s1 हो जाएगा। तो 3d नहीं लिखते हैं, सीधा सीधा 4s1 लिख देते हैं क्योंकि वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना। और वेनेडियम में भी 4s1 हो जाएगा 3d3 के साथ, और मैग्नीज में हमारा 3d5 4s1 हो जाएगा, और क्रोमियम में 3d5 बचेगा। अब जब भी हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी कंपेयर करते हैं इस तरीके से, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे पहले शेल नंबर या n वैल्यू से निकाला जाता है। किस शेल का है, जितना शेल ज़्यादा होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, जितनी शेल नंबर कम होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ही ज़्यादा होगी। ये शेल नंबर ही मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो यहाँ पर देखो 3 है तो इससे निकालना मुश्किल है, तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा। अब टाइटेनियम, वेनेडियम, मैग्नीज में तीनों में सेम हमारा कॉन्फ़िगरेशन है। जब कॉन्फ़िगरेशन सेम हो तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ZeFF से देखी जाती है या Z से देखी जाती है। अगर हाफ फिल्ड फुल फिल्ड का चेक करना हो तो यहाँ पर अब टाइटेनियम के पास भी हाफ फिल्ड फुल फिल्ड नहीं है, S1 सब में सेम है कॉन्फ़िगरेशन। तो टाइटेनियम के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं 22, वेनेडियम का 23, मैग्नीज का 25। सो जितना Z बढ़ रहा है उतना
आयनेशन एंथैल्पी सेकंड बढ़ेगी, तो ये तो मैच कर रहा, ये ऑर्डर सही है, ये ऑर्डर, ये एक प्रॉपर्टी गलत है। टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। हम लोग जानते हैं 3D सीरीज में पीरियड नंबर 4 में जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज तक बढ़ती है। जैसे स्कैंडियम की केवल +3 होती है, टाइटेनियम की +2 होती है, +3 होती है, +4 होती है, ऐसे बढ़ती जाती है। तो टाइटेनियम से ज़्यादा वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज की सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इवन +7 तक ये जाता है, ये +6 तक जाता है, ये +4 तक जाता है, ये +5 तक जाता है, ये +4 तक जाता है। Ti3+, वेनेडियम 3, क्रोमियम 3, Fe3+ इंक्रीजिंग मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करते हैं। तो टाइटेनियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चलो निकालते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम लोग ने यहाँ Ti3+ निकालना, ये अलग चीज़ थी, ये अलग चीज़ है। तो टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D2 और 4s2। अब यहाँ +3 है, मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो 4s का 0 हो गया और 3D2 का 3D1 हो गया। तो 3D1 कॉन्फ़िगरेशन इसका है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 3D2 होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन 3D3 होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन 3D5 हो गया। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है। इंक्रीजिंग मैग्नेटिक मोमेंट, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो मैग्नेटिक मोमेंट भी बढ़ेगा, ये बात भी बिल्कुल सही है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये हेनरी लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन है, और हेनरी लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन में आपने पढ़ा है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑफ द गैस किसी सॉल्वेंट के अंदर, वो हेनरी कांस्टेंट के और उस सब्सटेंस के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है, मल्टीपल प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब इस इक्वेशन के हिसाब से अगर ये प्रेशर कांस्टेंट कर दिया जाए, ये बच्चा कांस्टेंट कर दिया जाए, तो कांस्टेंट करने के लिए हम लोग ने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली, ऐसे हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, और ये लाइन ड्रॉ करने के बाद हम लोग ने देखा कि ये यहाँ पर है वैल्यू और ये वैल्यू यहाँ पर है। यानी कि जो ये है ये नाइट्रोजन है और ये है ऑक्सीजन। सॉल्युबिलिटी देखिए ऑक्सीजन की ज़्यादा है नाइट्रोजन से। अब यहाँ पर हम लोग ने क्या किया, पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट कर दिया और सॉल्युबिलिटी O2 की ज़्यादा है। सॉल्युबिलिटी मीन्स मोल फ्रैक्शन एक तरह से, तो ये बढ़ेगा तो K क्या होगा, घटेगा। एक क्योंकि ये कांस्टेंट है तो एक चीज़ बढ़ रही तो दूसरी चीज़ घटेगी। जैसे मान लो ये 100 है और ये भी 10 था और ये भी 10 था, मान लो अब इसको हम लोग ने कर दिया 100, तो ये क्या हो जाएगा 1। तो जितना सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, O2 की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है तो उसका K वैल्यू कम होगा, N2 की सॉल्युबिलिटी कम है तो इसका K वैल्यू ज़्यादा होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। यानी कि X से, फिर से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, X से सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग O2 का ज़्यादा है X से ऑफ N2, तो K ऑफ O2 कम होगा और K ऑफ N2 ज़्यादा होगा। अब वो पूछ भी रहा है हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर दीज गैस विल लाई इन फॉलोइंग सीक्वेंस, तो मेरा सही ऑप्शन क्या बन जाएगा, सेकंड। तो सेकंड ऑप्शन के साथ हम लोग यहाँ पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पी ब्लॉक का फेमस है, और इस क्वेश्चन में हमें देखना होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट का कॉन्सेप्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट में आपको ये ध्यान रखना है कि ग्रुप 13, ग्रुप 14 और ग्रुप 15 में स्पेशली ये देखा जाता है। क्या देखा जाता है, ग्रुप 13 में मान लिया गैलियम है तो इसकी +3 स्टेट, क्योंकि ये थर्ड ए ग्रुप का है तो इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। इंडियम 3+, थैलियम 3+, तो ये स्टेबिलिटी 3+ की ज़्यादा होगी और Tl 3+ की सबसे कम होगी।
अभी अगर इनर्ट पेयर इफेक्ट मीन्स होता ऑक्सीडेशन नंबर में 2 का डिफरेंस, यहाँ पर 3 था तो यहाँ पर हमने 1 कर लिया, फिर आयन का 1 कर लिया, फिर थैलियम का 1 कर लिया। अब अगर हम लोग इसकी स्टेबिलिटी की बात करें तो ग्रुप में नीचे जाने पर हाईएस्ट से 2 कम की स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है और हाईएस्ट की डिक्रीज करती है, ये कॉन्सेप्ट है। अब आप कहेंगे कि सर इन दोनों में भी बता दीजिए कि कैसे कंपेयर करना है। तो देखो, अगर Ga+1 और Ga3+ को कंपेयर करें तो 3+ ज़्यादा होगा, In+1 और In3+ को कंपेयर करें तो फिर 3+ का ज़्यादा होगा, Tl+1 और Tl3+ को कंपेयर करें तो Tl+1 का ज़्यादा होगा। अब ये बात अपने आप दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए कि अगर मुझे किसी ग्रुप में हायर और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम एटम की कंपेयर करनी है तो केवल लास्ट मेंबर ही हाईएस्ट से 2 कम में ज़्यादा स्टेबल होगा, बाकी सारे मेंबर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें Pb की तो Pb का 2+ ज़्यादा स्टेबल होगा Pb 4+ से 4th ग्रुप में, लेकिन Sn का 2+ और Sn के 4+ में Sn का 4+ ज़्यादा स्टेबल होगा। और इसी तरह से हम लोग कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन में आ गए तो जर्मेनियम की अगर बात करेंगे तो जर्मेनियम में +4 ज़्यादा स्टेबल होगा, और यही आप 5th ग्रुप में कर सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पर इंडियम I3 और थैलियम I3 है, तो इंडियम की ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, थैलियम की ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। तो अब +3 में देखो इंडियम की स्टेबिलिटी ज़्यादा है थैलियम 3+ से, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर था, स्टेबिलिटी। तो ये देखो इंडियम की 3+ ज़्यादा है Tl3+ से, तो ये गलत हो गया भाई। SnCl2 ज़्यादा स्टेबल है SnCl4 से, तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या +2, यहाँ क्या +4, देखो +4 ज़्यादा स्टेबल है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। PbO2 और सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस। अब यहाँ पे +4 है ऑक्सीडेशन नंबर क्योंकि 2 ऑक्सीजन थे, यहाँ +2 है तो +2 वाला ज़्यादा स्टेबल है +4 से। सो मेरा ऑप्शन नंबर 3rd करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 3rd करेक्ट हो गया। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 51, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर के लिए चलते हैं। सबसे पहले देखो इसको चेक करते हैं, ये VO2+ है, ये Cr2, ये आपका NCERT में D ब्लॉक एंड F ब्लॉक चैप्टर में इन टेक्स्ट ये प्रॉब्लम दी गई है। तो Cr2O7 2- एंड MnO4-1, इनका मुझे ऑक्सीडाइजिंग पावर कंपेयर करना है कि ये सही लिखा है कि गलत लिखा है। तो इसके लिए बाबू क्या करो, सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करिए, ये पता करिए कि ये किस में कन्वर्ट होने जा रहे हैं, किस में ये कन्वर्ट होंगे। तो जो VO2+ है वो हमारा कन्वर्ट होगा VO2+ में, VO2+ में कन्वर्ट होगा, ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पर ये Cr3+ में कन्वर्ट होगा और यहाँ पे ये Mn2+ में कन्वर्ट होगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, और वो ये कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, यहाँ पे +6 है, यहाँ +3 है, यहाँ +7 है, यहाँ +2 है। पहले बताइए क्या ये सब लोग पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रही है, दैट मीन्स रिडक्शन हो रहा है? जी हाँ, ये रिडक्शन हो रहा है। जी सर, ये रिडक्शन हो रहा। अब ये रिड्यूस हो रहा है तो ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब पहले जरा पता करो कि ये VO2+ से जब VO2+ में जाएगा तो इसको स्टेबिलिटी कितनी अचीव हो रही है। तो हम लोग ने यहाँ पर ये देखा कि यहाँ पे V की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो V की +4 में बना लेना कॉन्फ़िगरेशन 3D1 आता, क्योंकि वैनेडियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D3
और 4s2, तो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन 3d3 से निकल जाएंगे, तो d1 बच जाएगा। d1 कॉन्फ़िगरेशन अनस्टेबल होता है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे +5 में 3d0 आता है, तो ये स्टेबल है कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ जब क्रोमियम 3+ का कॉन्फ़िगरेशन लेंगे तो 3d3 ये स्टेबल होता है क्योंकि सिमेट्रिकल होता है, क्योंकि आपको पता है डी के जो 5 ऑर्बिटल्स हैं वो जब भी कंपाउंड बनाते हैं या लिगेंड के कांटेक्ट में आते हैं तो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाते हैं, T2G एंड EG। अगर वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो T2G की एनर्जी कम हो जाएगी, EG की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। अब T2G में 3 ऑर्बिटल आती हैं, DXY, DYZ, DXZ। तो ये अगर इन तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है यानी कि 3d3 है तो ये स्टेबल स्टेट है। बट 3d3 से ज़्यादा स्टेबल d5 होता है। d5 में 5 ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, और उससे भी ज़्यादा स्टेबल d10 होता है क्योंकि इसमें सारे ऑर्बिटल 5 ऑर्बिटल में जोड़ा आ जाता है इलेक्ट्रॉन का, तो ये स्टेबल हो गया। अब इसके बारे में देखो, ये 3d5 है, मोस्ट स्टेबल, इनके कंपैरिजन में मोस्ट स्टेबल। वैसे तो 3d10 और ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो ये VO2 में धीमे धीमे रिड्यूस होगा, तो ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये जल्दी होगा, ये स्ट्रांग होगा। तो ये वाला ऑर्डर ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ का बिल्कुल सही दिया हुआ, और जैसे ये दिया तो मुझे ऑल ऑफ दीज भी दिख रहा है। तो अब जरा मैं इसको भी कंपेयर कर लूँ, Mn3+ और CO3+ में। सब लोग को पता है कि CO3+ से जो CO2+ बनता है, अगर E0 इसका +x है और अगर Mn3+ से Mn2+ बनाते हो, अगर आपने NCERT स्टडी किया होगा और इसका E0 +y है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि x बड़ा होता है y से। दैट मीन्स इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा पॉजिटिव है। कोबाल्ट 3+ का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा पॉजिटिव है Mn3+ से। NCERT स्टडी करिएगा, और नहीं की है तो आज सीख लीजिएगा। तो x ज़्यादा होता है y से, तो ये भी सही है। तो जैसे ही 2 सही हुए, मेरा ऑप्शन 4th क्लियर हो गया। और W3MO3Cr3, तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है? इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि Cr की अगर 6+ ले ली, मॉलिब्डेनम की 6+ ले ली, टंगस्टन की 6+ ले ली, ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, बिकॉज क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन ग्रुप 6 बी के मेंबर होते हैं, या ग्रुप 6 के भी कह सकते हो, ग्रुप 6 के कह सकते हो। तो इनकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 6 है, और ग्रुप में नीचे जाने पर हाईएस्ट की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। ये इनर्ट पेरिफेट के पी ब्लॉक का रिवर्स है डी ब्लॉक में, तो ये स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो ये सबसे कम स्टेबल है, तो ये सबसे जल्दी इसमें +3 में बदल जाएगा। इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा स्टेबल है। इसके पास वैसे भी D3 है, हालांकि वो तो कॉन्फ़िगरेशन इसमें भी होगा, लेकिन ये इसकी जो सबसे ऊपर वाला मेंबर होता है उसकी सेकेंड लास्ट या +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इस ग्रुप में ज़्यादा स्टेबल होती है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ सेकेंड आयनेशन पोटेंशियल इन फॉलोइंग एलिमेंट। तो बहुत आसान है, सिलिकॉन लिया है हमने, सिलिकॉन से ज़्यादा एटॉमिक नंबर P का है, फिर सल्फर का है, फिर Cl का। आपने बहुत सारी टिक्स भी आती हुई हैं सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी को कंपेयर करने की, फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी को कंपेयर करने के लिए। फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी में ग्रुप सेकेंड में, ग्रुप 15th में यानी 5th A में, और ग्रुप 0 में आयनेशन एंथैल्पी में आपको एक्सेप्शंस मिलते हैं, तो उसको आप 250 करके भी याद कर लेते हैं। 2 मतलब ग्रुप सेकेंड A, और 5 मतलब ग्रुप 5th A, और 0 मतलब ग्रुप 0, ग्रुप 18। 250 में ये अगल बगल वालों से ज़्यादा होती है, ऐसा आप याद कर लेते हैं। ऐसे आप सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी याद कर सकते हैं, बट यहाँ मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाने आया हूँ, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट से ही लेके जाऊँगा। तो सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, अब इनमें आप क्या करो, अभी बेसिक स्टेट में इनका कॉन्फ़िगरेशन देख लो। जो सिलिकॉन होता है उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3s2 3p2, ये सर 3s2 3p3 है।
ये 3s2 3p4 है और ये सर 3s2 3p5 है। अब भाई साहब देखिएगा, यहाँ पर मुझे सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी कंपेयर करनी है, तो मैंने सब पे एक एक प्लस चार्ज लगा दिया, और जब मैंने एक एक सब पे प्लस चार्ज लगा दिया तो यहाँ से मैंने इलेक्ट्रॉन की कंडीशन बदल दी। और यहाँ पर अब आ गया है 3s2 3p1, यहाँ पे आ गया 3s2 3p2, यहाँ पे आ गया 3s2 3p3, यहाँ पे आ गया 3s2 3p4। सबका एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब आपको जैसा कि पता अभी मैंने बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल आयनाइजेशन एंथैल्पी n वैल्यू से देखते हैं। n मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, इसकी n ये है और सबकी n बराबर है। तो जब सबकी n बराबर हो तो फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी प्रोपोर्शनल टू होगी हाफ एंड फुल फील्ड के, उनसे जब डेल्टा z बराबर 1 हो, यानी कि एटॉमिक नंबर का अंतर अगर 1 हो तो ये वाला फैक्टर लगाते हैं। अगर एटॉमिक नंबर का अंतर 1 से ज़्यादा है तो ये फैक्टर कट हो जाएगा। अगर डेल्टा z बराबर 2 और अबव आया तो फिर ये वाला फैक्टर नहीं यूज़ करेंगे, 2 और अबव आया, और जब 2 और अबव आएगा तो सीधा फिर हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी कंपेयर करेंगे ZEFF से, तब ZEFF से कंपेयर करेंगे। अब देखो यहाँ पर ये 3s2 3p3 आ गया, इसके पास हाफ फील्ड आ गया, तो इसकी अपने अगल बगल वाले से पहले ज़्यादा कर दो, क्योंकि इसका डेल्टा z इसका 15 है, इसका 16 है, तो 1 का अंतर आ रहा है, इसका 16 है, इसका 17 है, तो 1 का अंतर आ रहा है। अब जहाँ तक बात करेंगे, अब ये सल्फर प्लस को हम आगे ले गए। अब अगर हम बात करते हैं सिलिकॉन और फास्फोरस की, तो सिलिकॉन के पास भी स्टेबिलिटी नहीं है, फास्फोरस के पास भी स्टेबिलिटी नहीं है। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है, फास्फोरस का 15 है, तो 15 की ज़्यादा हो जाएगी। जब 15 और 17 की बात करेंगे तो 15 और 17 में इसके पास 17 प्रोटॉन है, तो इसकी ज़्यादा हो जाएगी। तो जो सही ऑर्डर होगा वो सिलिकॉन से ज़्यादा फास्फोरस, उससे ज़्यादा क्लोरीन, उससे ज़्यादा सल्फर होगा। तो ये किस ऑप्शन में मुझे मिल रहा है? ये मुझे मिल रहा है फर्स्ट ऑप्शन में। तो 52 में मैं फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाऊंगा। इक्वल मासेस ऑफ H2O2 एंड मीथेन लिख लेते हैं। ये PYQ का क्वेश्चन है। H2 ले लिया है, O2 ले लिया है और मीथेन ले लिया। हैव बीन इक्वल मासेस ले लिया, तो चलो इसका भी W ग्राम ले रहा है, इसका भी W ग्राम ले रहा है। इसका आप चाहो तो 1 ग्राम से भी सॉल्व कर सकते हो। 1 ग्राम तीनों का ले लो। W ग्राम ले लिया, टेकन और वॉल्यूम V एट टेम्परेचर 20 टेम्परेचर और वॉल्यूम सेम ले लिया, आइडेंटिकल कंडीशन। रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ गैसेज H2O2 और मीथेन। अब ये गैसेज हैं और टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन सेम है, तो हम STP मान लें, और STP पे जो मोल्स का डिफरेंस होता है, मोल्स का जो रेशो होता है वही वॉल्यूम का रेशो होता है। तो हम पहले इनका मोल बनाते हैं। तो मोल बनाने के लिए मोलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा। H2 का मोलर मास कितना है? 2 है। O2 का कितना? एक O का 16 होता है, यहाँ O2 है तो 32। इसमें कन्फ्यूजन कभी कभी बच्चे कर जाते हैं। देखो, अगर कहीं O यूज़ हो रही है तो मोलर मास एटॉमिक वेट 16 लोगे। अगर O2 यूज़ हो रहा है तो मोलर मास यानी मॉलिक्यूलर वेट 32 लोगे, तो यहाँ 32 ले लिया। और यहाँ पर हमने मीथेन का मोलर मास 16 ले लिया। अब अगर हमें रेशो निकालना है तो हम रेशो निकालने में इनका जो LCM होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनका LCM 32 ही ले सकते हैं। 32 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, कॉमन आ रहा। तो HCF ले लो, मान लो हाईएस्ट कॉमन रेशो ले लो। अब ये यहाँ पर हम लोग ने W/2 × 32 किया, लेकिन हमें W भी नहीं रखना रेशो में, तो 32/W कर दे रहे हैं। फिर ये W/32 किया, अपॉन W कर दिया। फिर ये W/16 32 मल्टीप्लाई किया, अपॉन W, सब में W कर दिया। W
कैंसिल कर दो, डब्लू डब्लू कैंसिल कर दो, डब्लू डब्लू कैंसिल कर दो। अब क्या मिला, 32 में 2 को डिवाइड किया 16:32, 32 में 32 डिवाइड किया 1:16, 32 में 2 आ गया। तो 16:1:2, तो मेरा सही ऑप्शन थर्ड है। अच्छा देख लेते हैं, H2O2 और मीथेन ही पूछा था ना, क्योंकि कभी कभी ये लोग गड़बड़ कर देते हैं, मीथेन पहले लिख दिया फिर H2 फिर O2, कुछ भी कर सकते हैं, O2 पहले, अभी ऊपर पहले H2 लिखा होगा और बाद में जब रेशो पूछेगा तो H2 बाद में कर देगा या बीच में कर देगा। तो इनके भरोसे मत रहना, अपना विवेक पूर्वक देख लेना। 16:1:2। 54 द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। इसके लिए तो मैंने कई बार आप लोगों को बताया कि अल्कोहल जब भी आ जाता है तो पॉजिटिव डेविएशन की बात होती है। हमारे सिलेबस में जितने हैं उतने से काम चल जाएगा। तो अब बेंजीन टॉलिन, यहाँ अल्कोहल है नहीं, और ये कौन है, ये आइडियल सोल्यूशन है। अगर कॉन्सेप्ट की बात करोगे तो सेम फैमिली के हैं, बेंजीन भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, टॉलिन भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि ये लोग सेम फैमिली के हैं, तो आइडियल सॉल्यूशन। क्लोरोफॉर्म एसीटोन, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। अगर दो डिफरेंट कंपाउंड हैं और एक सॉल्यूशन में वो आपस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना दे तो नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा, तो ये नेगेटिव है। और ये फेमस एग्जाम्पल भी क्लोरोफॉर्म एसीटोन का याद होना चाहिए, जैसे अल्कोहल वाटर का या अल्कोहल एसीटोन का याद कर लो, वैसे क्लोरोफॉर्म, अब एथिल अल्कोहल और वाटर आ गया तो पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन। और नाइट्रिक एसिड एंड वाटर, जो भी हमारे 3 स्ट्रॉन्ग एसिड हैं इनऑर्गेनिक, HCl, H2SO4, HNO3, जब भी ये वाटर के साथ मिला जाएंगे तो नेगेटिव डेविएशन होगा। HCl प्लस वाटर नेगेटिव, H2SO4 प्लस वाटर नेगेटिव, HNO3 प्लस वाटर नेगेटिव, तो ये नेगेटिव डेविएशन हम लोग ने यहाँ पे लिख लिया। तो वो वाली ट्रिक याद आ गई, अल्कोहल है तो सब पॉजिटिव है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जाओगे तो थर्ड हो जाएगा, फिर तो कोई समस्या ही नहीं है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर डज नॉट शोन बाय, जब ऐसा हमारे पास क्वेश्चन आ जाए तो पहली बात तो देखिए, ये जो डबल बॉन्ड का कार्बन है इस पे दोनों H सेम है। अगर जिस कार्बन पे दोनों H सेम होते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में शो नहीं करता। इस कार्बन पे भी दोनों H है तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर में शो नहीं करता। तो फर्स्ट सेकंड हो गया, फर्स्ट सेकंड ऑप्शन तो है नहीं, ऑल ऑफ दीज है, तो सिंपल सी बात है ये फोर्थ हो जाएगा। और अगर ऐसा हमें कोई क्वेश्चन मिल जाए जिसमें कि C पे दोनों ग्रुप अलग अलग हैं, तो अब ये यहाँ से आप इस बॉन्ड को ऐसे सीधा खींचिए और सिमेट्री ब्रेक करिए, और ये ऐसे यहाँ से इसको तोड़ लीजिए। इस कार्बन को काउंट नहीं करेंगे, इसको ऐसे हमने काट दिया, यहाँ से तोड़ लिया। अब इस कार्बन से यहाँ वाले रास्ते में देखिए क्या आया, CH2 CH2, यहाँ पे देखो CH2 CH2, दोनों तरफ सेम है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं शो करेगा, क्योंकि एक कार्बन पे अगर सिमिलर ग्रुप है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं शो करेगा। हाँ, अगर ये यहाँ पर जो मेरा CH3 था, जैसे कि ये जो CH3 है, ये CH3 को यहाँ से कट कर दे और यहाँ पर लगा दे, तो जब आप इसको ऐसे कट करोगे तो इस तरफ CH3 एडिशनल आ गया, इधर है नहीं, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर में शो कर जाएगा। तो इस तरह से उम्मीद नहीं कि इतना टिपिकल आएगा आपके एग्जामिनेशन में, नीट में, लेकिन अब ये क्वेश्चन बेसिकली इन दो हाइड्रोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बना था। तो ऑल ऑफ दिस मैंने आपको बता दिया एडिशनल कैसे करना है। द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट STP यूज्ड व्हेन X ग्राम ऑफ जिंक इज कन्वर्टेड टू ZnO। चलिए पहले रिएक्शन बनाइए। Zn की रिएक्शन O2 से कर रहा है, तो जब Zn की रिएक्शन O2 से की तो मुझे मिल गया ZnO मिल गया। ZnO को मैंने बैलेंस किया, बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर 2 कर दिया, तो ये यहाँ पर भी 2 हो गया। अब इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखिए, रिएक्शन के अकॉर्डिंग ये कि 1 जिंक का जो एटॉमिक मास होता है 65 है। आपके पेपर में ऊपर सब एटॉमिक मास दिए होते हैं, तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। तो ये हमारा 2 × 65 है, और ये हमारा जो O2 है ये क्योंकि यहाँ 1 मोल है, और STP हम लोग ले रहे हैं तो ये 22.4 लीटर होगा STP।
तो 22.4 लीटर होगा। तो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग अगर चलोगे, तो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग अगर यूनिटरी मेथड से आओगे तो 2 × 65 ग्राम देता है 22.4 लीटर ऑक्सीजन। 22.4 लीटर ऑक्सीजन मुझसे को कितना दे रहा है, x ग्राम। तो ये x ग्राम देगा, x ग्राम मुझे देगा 22.4 अपॉन 2 × 65 × x ग्राम, यही तो होगा। अब सॉल्व करिए, सॉल्व करके हम लोग ने इसको लिया, यहाँ 2 से कैंसिल किया, 11.2 आ गया। तो जो मेरा ऑप्शन है वो आना चाहिए 11.2 × x अपॉन 65। अब ऐसा कहीं 11.2 कुछ दिख नहीं रहा। अब यहाँ पर 5.6 × 2 लिखा, तो थोड़ा सा इसको वैरी कर दिया, 5.6 × 2 × x अपॉन 65। तो 5.6 × 2 भी हमारा 11.2 के बराबर होता है, इसलिए मेरा सही ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नन ऑफ दीज नहीं, फर्स्ट हो जाएगा। सॉल्व करके आपने देखा होगा या अभी देख लीजिएगा। 57 क्वेश्चन, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है √NN+1 h/2π, ये होता है। या कभी कभी इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी यूज़ कर लेता है कि इसी को हम लोग ये L आपको लेना है, N नहीं लेना, वो एंगुलर मोमेंटम होता है L+1। और कभी कभी इसको ऐसे दिखा देता है L+1 h कट, और जब h कट लेगा तो 2π को हटा देगा। अब इसमें मुझे सिंपल सी बात है, ये 3s के लिए L का वैल्यू 0 होगा, तो अगर हम लोग ने यहाँ पे 0 रखा तो सब कुछ 0 हो जाएगा। तो अगर किसी ऑप्शन में 0 आ रहा तो वही सही आंसर होगा। दोनों नॉन ज़ीरो वैल्यू हैं, दोनों नॉन ज़ीरो वैल्यू। अब यहाँ पे 2 जगह 0 आ गया, तो मुझे आगे जाना पड़ेगा, मजबूरी हो गई। अब हम लोग ने 3p के लिए निकाला, तो L = p के लिए 1 होता। तो यहाँ पे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ 3p के लिए निकालेंगे, तो √1 + 1 h/2π, तो मुझे मिल जाएगा √2 h/2π। अब क्योंकि √2 h/2π यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ पर √2 h/2π है नहीं, कुछ अलग ही चीज़ दिख रही है। तो ऐसे समय में मुझे थोड़ा सा एक स्टेप और आगे जाना होगा। अब वो स्टेप क्या होगा, मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा √2 का और डिवाइड भी करूँगा √2 से। मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम नंबर से कर देंगे, तो मुझे ये √2 मल्टीप्लाई होने पर 2 बन जाएगा, 2h, और ये 2√2, तो 2√2 पाई आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, तो मेरा h/√2 पाई आ जाएगा। तो h/√2 पाई फोर्थ ऑप्शन में है, इसलिए मेरा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 57 का हम लोग ने फोर्थ ऑप्शन किया। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। नाइट्रिक ऑक्साइड का ये सब रिएक्शन दिया हुआ है। चलो भाई, अब इसमें कह रहा है कि ब्रोमीन के साथ नाइट्रोसिल ब्रोमाइड बनता है, ये रिएक्शन है। 0.087 मोल ऑफ NO ले लीजिए, 0.087 ले लिए, और 0.0437 Br2 के ले लिए। तो उस समय जो NOBr था वो तो बना नहीं होगा, तो 0 था। अब मान लीजिए कि रिएक्शन होने लगी, तो रिएक्शन होने में ये बच गया 0.087 माइनस यहाँ पे 2 लिखा है, तो 2x निकाल दिया।
और ये Br2 का 0.0437 माइनस एक्स निकाल लिया, और ये जो NOBR है यहाँ पे मेरा 2x बन जाएगा, 2 लिखा हुआ। अब वो कह रहा है कि 0.0518 मोल NOBR के बने, तो 2x इक्वल टू 0.0518। और मुझसे मांग क्या रहा, मुझसे मांग रहा है कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। बहुत आसान, लैंग्वेज इतनी बड़ी दी हुई है और निकला बिल्कुल छोटा सा। तो अब मुझे नाइट्रिक ऑक्साइड ये है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड कितना बचा, तो देख लो भाई कितना बचा, 0.087 माइनस 2x, और 2x इक्वल टू है 0.0518। तो ये 17 में से 8 गया 9, 7 में से 1 गया 6, और कितना बचा, 0.0518। तो ये हम लोगों ने थोड़ा सा माइनस करने में गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 4 है, तो ये 0 ले आओ, 0। तो 10 में से 8 गया 2, 6 में से 1 गया 5, और 8 में से 5 गया 3, 0 और पॉइंट, तो 0.0352, तो 0.0352 सेकेंड ऑप्शन आ रहा। तो 58 का हम लोग करेंगे सेकेंड ऑप्शन। pKa वैल्यू वीक एसिड की 4.1 HA है, ये 4.80 है, और इसमें हमने मिलाया एक बेस BOH, और इसका pKb 4.78 है। ठीक है सर, अब इनकी रिएक्शन हुई, जब इनकी रिएक्शन हुई तो रिएक्शन होने पर मुझे मिल गया है Ba और मुझे मिल गया है वाटर, ये मिल गया। अब Ba विल बी द, तो pH ऑफ Ba क्या होगा कि जब ये Ba वाटर में डाला जाएगा, एक्सेस वाटर में डाला जाएगा, तो ये इसी में टूट जाएगा। अब इसमें टूट जाएगा, तो जो जिसका pKa कम होगा वो उतना ही उसका pOH ज़्यादा होगा, और वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो ये बेस स्ट्रॉन्ग बेस होगा इन कंपैरिजन टू वीक एसिड के, स्ट्रॉन्ग बेस होगा इन कंपैरिजन टू, या अब इसको स्ट्रॉन्ग बोलेंगे तो आप लोग कहोगे कि सर ये तो ऊपर लिखा हुआ था वीक बेस, तो हम ऐसा करते हैं, इसको वीक बेस लिखते हैं, वीक बेस, और इसको वेरी वीक एसिड लिख देते हैं। तो जब वीक एसिड और वीक बेस के सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस होती, तो आप जानते हो कि pH वैल्यू कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। तो अब या तो आप फॉर्मूला लगा के पूरा सॉल्व करें, pH इक्वल टू 7 प्लस हाफ pKa माइनस हाफ pKb, या तो आप इस फॉर्मूले को लगा के सॉल्व करें, और या फिर आप सिंपली समझ लें कि बेस थोड़ा सा एसिड से अच्छा है, तो जब वीक एसिड वीक बेस के सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस होती तो pH नियर टू 7 आता, तो अगर बेस अच्छा तो 7 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, इसलिए ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। 13.90 तो तभी होगा pH जब बहुत स्ट्रॉन्ग बेस हो, और 5.22 तब होगा जब एसिड स्ट्रॉन्ग होता, 9 भी बहुत ज़्यादा हो गया, तो 7.01 थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा 59 का। अब क्वेश्चन नंबर 60 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछ रहा है विच मॉलिक्यूल इज मोस्ट रिएक्टिव। तो ये देखो, ये एक हेलोजन है और ये इंटर हेलोजन है, इसमें दो अलग अलग हेलोजन की p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग है, और अगर अलग अलग ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी तो अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। दो सेम पैटर्न पे जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे मैं पढ़ाने वाला हूँ, आप पढ़ने वाला है, तो हम लोग की ओवरलैपिंग स्टेबल है,
लेकिन अगर मैं पढ़ाने वाला ना हूँ, कोई इधर उधर की बात कर रहा हूँ, तो आप नहीं पढ़ेंगे और आपकी और हमारी बॉन्डिंग वीक हो जाएगी। तो दो अलग अलग अगर आ गए तो यहीं से दिख रहा है ये। और Br2 भी हैलोजन है और ये तो इनर्ट है, इनर्ट गैस है। और आपको ये बात समझनी होगी कि फ्लोरीन इंटर हैलोजन, ये पी ब्लॉक में आपने पढ़ा है इंटर हैलोजन, और कोई भी हैलोजन में जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता वो ये होता। रिएक्टिविटी ऑर्डर में हैलोजन से ज़्यादा रिएक्टिव इंटर हैलोजन होता और इंटर हैलोजन से ज़्यादा फ्लोरीन होता। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है और इसका उल्टा स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा। फ्लोरीन से ज़्यादा स्टेबल इंटर हैलोजन होगा, उससे ज़्यादा हैलोजन होंगे आयोडीन को छोड़कर। अब सर यहाँ पे सेकंड हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो ये हमारा जो ग्राफ है ये हमारा नेगेटिव डेविएशन, क्योंकि वेपर प्रेशर जो एक्सपेक्टेड था उससे कम आ रहा, तो ये नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सोल्यूशन है, नॉन आइडियल, नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो हम लोग यहाँ पे जज करेंगे एथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि यहाँ पे एल्कोहल आ गया तो ये पॉजिटिव डेविएशन देगा, पॉजिटिव नॉन आइडियल, तो ये नहीं हो सकता। बेंजीन टॉलिन, ये सर हमारे एक ही फैमिली के आइडियल, पहले ही बताया था। एथेनॉल वाटर फिर से आ गया पॉजिटिव, अभी बताया था। और निगेटिव डेविएशन के दो फेमस एग्जांपल हैं, क्लोरोफॉर्म एसीटोन और इनऑर्गेनिक एसिड HCl H2SO4 HNO3 का वाटर के साथ मिक्सचर। इतने से ही आपका काम चल जाएगा। ये नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, इसलिए सही आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। ये तो कितनी बार आप क्वेश्चन कर चुके हैं। केसी दिया, आपको क्यू निकालना और फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में ये फैसला लेना। तो यहाँ पर क्यू के लिए हम लोग को क्या करना होगा? बी का एक्टिव मास लेना होगा, सी का एक्टिव मास लेना होगा और ए के एक्टिव मास की पावर 2 लेनी होगी। चलो भाई वैल्यू रख देते हैं। अब वैल्यू सेम है तो 1 आएगा, सीधा सीधा दिखाई दे रहा। 3 × 10 to the power -4, 3 × 10 to the power -4 और 3 × 10 to the power -4 की पावर 2। सॉल्व किया आया 1 और हमारा k का वैल्यू 2 × 10 to the power -3 है, तो इसका मीन्स है q बड़ा है 2 × 10 to the power -3 से, 1 बड़ा है, तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। इस तरह का क्वेश्चन अभी हम लोग ने मीथेन और ऑक्सीजन वाला जो किया था, सेम वेट ले लिया था, वही कुछ है, सही है। गैसेस मिक्सचर ऑफ O2 and 2 रेशो 1:4 बाय वेट है, यानी कि अगर हम लोग O2 और N2 को ले लें तो ये O2 1 ग्राम लिया गया है, बाय वेट दिया, और ये 4 ग्राम लिया गया। और मुझे रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 और O2 बताना। रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल वही होगा जो रेशियो ऑफ मोल्स होगा, तो इसका मोल्स बना लीजिए। तो 1 अपॉन वेट अपॉन मोलर मास, ऑक्सीजन का मोलर मास 32, 2 है ना, 2 O है, तो 16 × 2 32, और इसका 1 अपॉन नहीं 1 नहीं 4, अभी गलती हो जाती, 4 और 4 बाय N2 का मोलर मास कितना? 28, N2 का मोलर मास 28, 1/32, 4/28। सॉल्व करो बच्चा। 1/32 इज टू 1/7। अब ऐसा 1/32 1/7 तो है नहीं, इसको होल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो हम इसमें क्या करें? 32 × 7 का मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 32 × 7 में कोई LCM नहीं आ रहा, न HCF आ रहा। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या करें? ऐसा कर लें कि 32 × 7 अपॉन 32 इज टू 32 × 7 अपॉन 7। तो कैंसिल करो भाई, 32 से 32 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो 7/32 आ गया।
O2 और N2 का रेशियो 7/32 आ गया। हम चेक करें हमसे मांगा क्या है। क्या हम देखो पहले भी कह चुके, जरूरी नहीं है कि O2 N2 बोला तो O2 N2 मांगेगा, हो सकता है रिवर्स मांग ले। द रेशियो मॉलिक्यूल ऑफ N2 to O2, देखो N2 to O2 कर दिया, रिवर्स कर लिया। अब जल्दबाजी में अगर हम लोग थर्ड मार देते तो गलत हो जाता। तो अब N2 वर्सेस O2, N2 का 32 पहले और O2 का 7 बाद में। तो 32:7 फर्स्ट ऑप्शन मिल गया। ऐसा एग्जामिनर ऐसे करता नहीं कि फर्स्ट ऑप्शन ही लगा लगाया आपको दे दे, लेकिन यहाँ आपको फर्स्ट ऑप्शन लगा लगाया मिल गया। ओ बॉन्ड लेंथ ऑर्डर इन, ये कई बार आया। अब सबसे पहले पर ऑक्साइड देखिए, पर ऑक्साइड का फॉर्मूला ये होता है O22-। अब O2 के पास 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं और O22- के पास 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 18 F2 के होते हैं और F2 के में सिंगल बॉन्ड होता। यहाँ स्ट्रक्चर में भी दिख रहा है। तो पहले एक एक का बॉन्ड ऑर्डर डिसाइड करते चलो। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है। फिर सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड का फॉर्मूला ये होता, ये होता। अब ये सुपर ऑक्साइड के फॉर्मूले में वैसे तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 1 दिख रहा, लेकिन ये न्यूट्रल स्टेट में नहीं है, इस पर माइनस चार्ज है। ये O2-1 इसको बोलते हैं। तो OO16 और 117। तो जब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, देखो ऑक्सीजन O2 का 16 होता तो बॉन्ड ऑर्डर 2 होता, O2-2- पर ऑक्साइड में 18 होता तो बॉन्ड ऑर्डर 1 होता। तो अब जो अगर 70 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर बीच का होगा, 1 और 2 के बीच का, यानी बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1.5। फिर डाई ऑक्सीजन, छोटा बच्चा भी जानता है कि डाई ऑक्सीजन में बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है। अब क्या बचा, ओजोन। ओजोन के लिए आ जाइए। ओजोन का स्ट्रक्चर आप ऐसे बना सकते हो या फिर ऐसे बना सकते हो। अगर इस स्ट्रक्चर से जाओगे तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ 2 यहाँ 1, और अगर इस स्ट्रक्चर से जाओगे तो यहाँ 2 यहाँ 1। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो निकालते कैसे, 1 2 3 बॉन्ड है और 2 ऑक्सीजन है जिनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5 हो जाएगा। तो जो बॉन्ड ऑर्डर हुआ वो हमारा ऑर्डर हुआ सबसे ज़्यादा किसका, O2 का, उससे कम किसका, उससे कम हमारा 1.5, यानी कि O2- का, और ओजोन का बराबर। और सबसे कम किसका बॉन्ड ऑर्डर हुआ, O22- का। ये बॉन्ड ऑर्डर का सीक्वेंस है। और बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होता बॉन्ड लेंथ उतनी कम होती है। तो यहाँ पर O2 से बड़ी बॉन्ड ऑर्डर O2- की और O3 की बॉन्ड लेंथ, और सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ O2-2- की होगी बॉन्ड लेंथ। अब हम लोग देख ले O2 का क्या था, डाइऑक्साइजन का C, और O2- का क्या था, O2- हमारा कौन था, ये था O2- सुपर ऑक्साइड यानी B। फिर O3 क्या था हमारा, D, और O2-2- यानी पर ऑक्साइड क्या था, A। तो A सबसे बड़ा और B और D का बराबर, A सबसे बड़ा B और D का बराबर, A सबसे बड़ा B और D का बराबर, और C का सबसे छोटा। इसलिए सही ऑप्शन थर्ड होगा बॉन्ड लेंथ के हिसाब से। तो 64 का मेरे हिसाब से थर्ड ऑप्शन आना चाहिए। 60 किसका था, ये 64 का। 65 ROH HX के साथ रिएक्शन करेगा, RX बनेगा। तो HX में HI की बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी होती है, सबसे जल्दी टूटता है, फिर HBr, फिर HCl, फिर HF। तो इसलिए रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होगी इन केस ऑफ
हैलोजन एसिड, सबके लिए नहीं, F2Cl2Br2I2 में नहीं, उसमें F2 की बॉन्ड लेंथ छोटी है लेकिन रिएक्टिविटी ज़्यादा है। ये HX के लिए मैंने बोला, HX के लिए या RX के लिए भी चल सकता, RX के लिए भी चल सकता है। HX और RX बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा होगी रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ जितनी कम होगी रिएक्टिविटी उतनी कम होगी। तो बॉन्ड लेंथ बड़ी तो रिएक्टिविटी कम, हम लोगों ने उल्टा लिख दिया। बॉन्ड लेंथ ज़्यादा तो रिएक्टिविटी ज़्यादा, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेल्टा ओ यानी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। तो ये डेल्टा ओ लीगेंड पर डिपेंड करती है, जितना लीगेंड स्ट्रांग होगा उतना डेल्टा ओ ज़्यादा होगा। तो वाटर, अमोनिया और साइनो में सबसे स्ट्रांग साइनो होता है 3 ऑप्शन में, फिर वाटर और अमोनिया में स्ट्रांग अमोनिया होता है। तो मुझे लगता है कि ये तो डिक्रीजिंग लगा दिया, गड़बड़, ये सही होना चाहिए। तो वाटर से ज़्यादा अमोनिया, अमोनिया से ज़्यादा साइनो, तो थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे। 67 द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ मेटल आयन M3+3, ठीक है, M3+ एक है और इसके साथ लीगेंड 1, लीगेंड 2 और लीगेंड 3 जुड़े हैं और एब्जॉर्ब वेवलेंथ इन रीजन ऑफ रेड, ये रेड एब्जॉर्ब करते हैं, ये ग्रीन एब्जॉर्ब करते हैं और ये ब्लू एब्जॉर्ब करते हैं। इसका मीन्स ये हुआ कि ये एनर्जी वाइज अगर देखो तो इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है, रेड से ज़्यादा एनर्जी ग्रीन की है, ग्रीन से ज़्यादा एनर्जी ब्लू की है। और अगर एब्जॉर्ब एनर्जी ज़्यादा है तो मीन्स स्प्लिटिंग भी ज़्यादा है। तो इसका सेंस ये है कि L1 से ज़्यादा स्ट्रेंथ L2 की होगी और L2 से ज़्यादा स्ट्रेंथ L3 की होगी, क्योंकि एब्जॉर्ब एनर्जी अगर ज़्यादा हो रही है तो स्प्लिटिंग ज़्यादा है, तभी नीचे से ऊपर जाने में हाई एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। तो मुझे L1 से ज़्यादा L2, L2 से ज़्यादा L3 करना पड़ेगा, यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा 67 का। और हमारे पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, ये बहुत आसान है। ZnO और Na2O की रिएक्शन करोगे तो Na2ZnO2 मिलेगा। अब Na2ZnO2 फर्दर आयनाइज हो जाएगा, किसमें फर्दर बेटा ये आयनाइज हो जाएगा 2Na+ और ZnO2 2- जिंकेट आयन में। तो अभी जिंक एनायनिक पार्ट में है। वो ये पूछ रहा है कि जिंक कहाँ जाएगा, तो पहले एनायन आ जाएगा, यहाँ एनायन, यहाँ भी एनायन है, और फिर ZnO और CO2 की रिएक्शन होगी तो ZnCO3 बनेगा, और जो ZnCO3 है वो फर्दर Zn2+ और CO3 2- में ब्रेक करेगा। अब Zn अकेले पॉजिटिव कैटायन बना रहा, तो इसलिए अब आंसर हो गया कैटायन, तो इसलिए सही आंसर हो गया थर्ड। इस तरह से बेटा हमारे वाले पार्ट के क्वेश्चन खत्म हुए। आगे के क्वेश्चन रवि सर डिस्कस करेंगे। कोई क्वेरी हो, किसी भी तरह की समस्या हो, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हम लोग आगे इम्प्रूव करते रहेंगे, क्योंकि न्यू लाइट इंस्टीट्यूट का एक ही टारगेट है, बच्चों का सिलेक्शन, बच्चों का सिलेक्शन, बच्चों का सिलेक्शन। तो बच्चों मिलते रहेंगे नेक्स्ट डिस्कशन में। बहुत बहुत थैंक यू, आपने इस वीडियो को देखा और हम लोग को इतना सपोर्ट किया। थैंक यू बच्चों। जय हिंद बच्चों। तो आपके क्वेश्चन नंबर 68 तक क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं और मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 69 से। पेपर बेटा आज का बहुत ही अच्छा था और उम्मीद है आपका पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं जरा कि आप लोगों ने जहां जहां गलती की होंगी उनको भी हम लोग पॉइंट आउट करेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 69 में कहा गया है
कि which does not contain सिग्मा बॉन्ड, किसमें सिग्मा बॉन्ड नहीं है। इसका मतलब किसमें उसका पूछने का मतलब यह है कि किसमें केवल और केवल पाई बॉन्ड है। तो बताओ जरा, आपको पता होगा दो मॉलिक्यूल ऐसे हैं C2 और B2, C2 और B2, ये दो ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिसमें ओनली एंड ओनली पाई बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। यहां पर B2 का बॉन्ड ऑर्डर होता है बेटा 1 और C2 का बॉन्ड ऑर्डर होता है बेटा 2। क्लियर है। और यहां पर जो एक बॉन्ड है वो बेटा पाई है और यहां पर दोनों ही पाई हैं। तो नीट में बहुत बार ये पूछे गए दोनों क्वेश्चन। तो B2 और C2 ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनमें ओनली एंड ओनली पाई बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। तो डज नॉट कंटेन सिग्मा बॉन्ड, तो आंसर हो जाएगा बेटा कौन सा, सेकंड थर्ड B2 मॉलिक्यूल। ओके नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत बच्चों ने गलत किया, और ये गलती आपसे क्यों हुई है अभी हम बताते हैं आपको। फॉर द रिएक्शन, एक ये रिएक्शन दी हुई है, ट्वाइस N2O5 गिव्स 4NO2 प्लस O2। यहां पर रेट दी हुई है, अच्छा रेट कांस्टेंट पहले, अच्छा पहले रेट दिया है फिर रेट कांस्टेंट। तो रेट यहां पर दी है 1.02 इंटू 10 टू द पावर -4, और रेट कांस्टेंट दिया है बेटा 3.4 इंटू 10 टू द पावर -5 सेकेंड इनवर्स। और यहां पर ये पूछा जा रहा है कि इस समय, जिस समय की ये रेट दी हुई है, इस समय कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 बताइए, N2O5 की कंसंट्रेशन क्या होगी। तो देखो बच्चों ने क्या किया यहां पर गलती, इस रिएक्शन को उन्होंने देखा और रेट लॉ लिख दिया, R बराबर K N2O5 की पावर, क्योंकि यहां पर कोफिशिएंट है 2 और इन्होंने पावर लिख दिया यहां पर 2। और बेटा आपके पावर यहां पर 2 लिखते ही ये ऑर्डर हो गई 2, जो कि ऑर्डर 2 नहीं है। यहां पर के की यूनिट से देखो जरा, के की यूनिट है सेकंड इनवर्स, और सेकंड इनवर्स इसका मतलब ये ऑर्डर हो गए बेटा फर्स्ट ऑर्डर। इसका मतलब यहां पर पावर में होना चाहिए 1, तो ये आपसे गलती हुई होगी। तो R बराबर के N2O5 की पावर 1 होना चाहिए। अब हम लोग, हमें ये दिया है और ये दिया है और ये अननोन है, हम लोग निकाल लेंगे N2O5 कंसंट्रेशन इक्वल टू R बाई के। क्लियर है। अब देखो जरा, R यहां पर बेटा कितना है 1.02 इंटू 10 टू द पावर -4 डिवाइड बाई के 3.4 इंटू 10 टू द पावर -5। अब देखो जरा, अगर 10 टू द पावर -5 को ऊपर ले जाएं तो 10 पावर +5। क्लियर है। और ये अगर सॉल्व करें तो 10 पावर 1 यानी 10, और 10 का इसमें मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 10.2 डिवाइड बाई 3.4, और ये आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 3। इसका मतलब आंसर हो गया आपका कौन सा, सेकंड। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन क्लोरीन गैस Cl2 गैस रिएक्ट विथ, अगर यहां पर डाइल्यूट कोल्ड NaOH, और यहां मैं लिख रहा हूं हॉट एंड कंसंट्रेट NaOH, तो Cl2 बेस की प्रेजेंस में डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है। तो यहां पर डाइल्यूट एंड कोल्ड NaOH की कंडीशन में ये Cl- और OCl- में डिस्प्रोपोर्शनेट होता है, और यहां पर हॉट एंड कंसंट्रेट में ये Cl- कॉमन है, दोनों में ही है, प्लस ClO3-1। तो यहां पर आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर डाइल्यूट कोल्ड दिया हुआ है, कंसंट्रेशन कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH है, आंसर हो जाएगा बेटा कौन सा, सेकंड। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 क्वेश्चन है बेटा मैच द कॉलम का। यहां पर देखो जरा, Mg और N2 रिएक्ट कर रहे हैं, Mg3N2, नाइट्राइड का फॉर्मेशन हो रहा है, नाइट्राइड, ठीक है। तो यहां पर Mg और N2 कंबाइन हो रहे हैं और बन रहा है Mg3N2, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। यहां पर देखो जरा, सोडियम ने यहां पर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, तो मेटल टू नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, तो हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस हो गई, तो यहां पर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। यहां पर देखो जरा, Cl- में और ClO3-
क्लोरीन ही ऑक्सीडाइज और क्लोरीन ही रिड्यूस हुआ है, तो सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो तो ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। यहां पर देखो जरा, KClO3 डिसोसिएट हुआ KCl और 3O2, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, यानी कि डिकम्पोज हो रहा है। तो यहां पर देखो जरा, ए की मैचिंग थर्ड से, बी की मैचिंग फर्स्ट से, बी की मैचिंग फर्स्ट से, सी की मैचिंग फोर्थ से और डी की मैचिंग सेकंड से, डी की मैचिंग सेकंड से। आंसर हो जाएगा कौन सा बेटा? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर नॉट इनकरेक्ट। बेटा नॉट इनकरेक्ट का मतलब होता है करेक्ट। अगर केवल नॉट ना लिखा होता, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट का मतलब गलत हमें देखना है। अगर लिख दिया नॉट इनकरेक्ट, इसका मतलब हमें यहां पर पूछा जा रहा था कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। यहां पर देखो जरा, ICl इंटर हैलोजन कंपाउंड होते हैं कि जो कि मोर रिएक्टिव होते हैं हैलोजन से, बिल्कुल सही है, ICl इज मोर रिएक्टिव देन Cl2। अगला स्टेटमेंट, O2F2 इज यूज्ड टू रिमूविंग प्लूटोनियम एज PuF6 फ्रॉम स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल, बिल्कुल बात सही है, एनसीईआरटी की लाइन है बेटा। अगला, ClF3 इज यूज फॉर द enrichment of uranium 235 from its isotopic mixture, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, बिल्कुल बात सही है। अगला, सिलिकॉन कैन नॉट एक्सपांड देयर ऑक्टेट, ये बात गलत है बेटा, अपने ऑक्टेट को एक्सपांड कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो सिलिकॉन होता है, कार्बन की अगर हम लोग बात करें तो ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट होता है, उसके नीचे सिलिकॉन ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट होता है, और थर्ड पीरियड में बेटा डी आ जाता है, इसलिए ये अपने ऑक्टेट को एक्सपांड कर सकते हैं और ये मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना सकते हैं, और कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, तो करेक्ट स्टेटमेंट हो गए ABC। आंसर हो जाएगा कौन सा? थर्ड। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर 74 में कहा गया है कि Cr3+ मेक्स ए कॉम्प्लेक्स CrNH3 होल X Cl Y और ये +2। बेटा जो चार्ज होता है कॉम्प्लेक्स पर, ये सभी मेटल और लिगैंड की ऑक्सीडेशन स्टेट के सम को, या इनके चार्ज का सम ही चार्ज होता है। तो यहां पर देखो जरा, क्रोमियम है +3, इसका 0, और ये Cl अगर Y है तो एक Cl पर -1, तो YCl पर हो जाएगा माइनस का Y, तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं माइनस का Y, ठीक है, बराबर ये आ जाएगा प्लस का 2। तो यहां से ये अगर मैं इधर ले जाऊं और ये इधर ले आऊं तो Y बराबर कितना आ गया? 1। तो इसका मतलब Cl के नंबर कितने हो गए? 1। तो अब मैं यहां पर Cl के नंबर मैं यहां पर लिख भी दे रहा हूं, कितना? 1। ये Cl 1 है और 1 लिखा नहीं जाता, तो मैं केवल यहीं पर ऐसे छोड़ देता हूं। अब देखो जरा, ये क्रोमियम +3 है, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर +3 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और यहां पर एक क्लोरीन आ चुका है, तो बताओ ये x बराबर कितना होना चाहिए? 5। तो इसका मतलब x है 5 और y है 1। आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड। आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी बच्चों का आंसर गलत है। यहां पर ऑन ट्रीटमेंट ऑफ 100 ml 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ COCl3.6 वाटर, COCl3.6 वाटर, ये कॉम्प्लेक्स है, और इस कॉम्प्लेक्स की जब रिएक्शन एक्सेस AgNO3 से करा रहे हैं, तो यहां पर जो आयंस मिल रहे हैं किसके? एक्सेस AgNO3 से रिएक्शन कराने पर 1.2 into 10⁻22 आयंस आर प्रेसिपिटेटेड। बेटा AgNO3 के साथ यहां पर जो प्रेसिपिटेट होने वाली चीज है वो है क्लोराइड, यानी कि ये जो आयंस हैं वो क्लोराइड आयंस के नंबर दिए हुए हैं। क्लियर है? ये क्लोराइड आयन के नंबर दिए हुए हैं, तो इतने क्लोराइड आयन प्रेसिपिटेट हो रहे हैं। तो जरा मैं इनके मोल बना लूं, तो मोल बनाने के लिए मुझे 6 × 10⁻23 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये काटेंगे तो ये आ जाएगा 0.2, और ये नीचे 10, और ये आ जाएगा कितना? 0.0
मोल क्लोराइड आयन। तो इतने क्लोराइड आयन हमें मिलेंगे। क्लियर है? इतने क्लोराइड आयन मिलेंगे और यही प्रेसिपिटेट होंगे। इसका मतलब यहां पर मैं अब डायरेक्ट मैं क्लोराइड आयन के नंबर 0.02 में लिखूंगा यहां पर। तो क्लोराइड आयंस के नंबर 0.02 मोल मिल रहे हैं। अब देखो जरा, यहां पर अगर हम इस वॉल्यूम दिया हुआ है, मोल दिया है, और m इंटू वी मिली मोल हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम हमें ml में दिया हुआ है। तो m इंटू वी, और v इन ml है तो मिली मोल हो गए। तो बताओ यहां पर m इंटू वी, m है 0.1 और v है ये, तो बताओ ये पॉइंट उड़ा दें 10 मिली मोल, और 10 मिली मोल का मतलब 0.01 मोल, यानी कॉम्प्लेक्स है 0.01 मोल। और इससे क्लोराइड मिलना है डबल, तो क्लोराइड मिलना है डबल। देखो जरा, तो ऐसा कहां पर हो सकता है? तो इससे अब हम लोग क्रॉस चेक करेंगे। तो यहां पर देखो जरा, अगर हम लोग इस कॉम्प्लेक्स ये 0.01 मोल लें, 0.01 मोल लें, तो यहां पर क्लोराइड तो सभी अंदर है, तो कोई हमें क्लोराइड आयन नहीं मिलेगा। यहां इसके अगर हम लोग इसके नंबर लें 0.01 मोल, तो ये 3 गुना हमें मिलेंगे, यानी 0.03 मोल क्लोराइड मिलेगा। ये भी नहीं होगा। यहां देखो जरा, ये एक से मिलेगा हमें 2 क्लोराइड, तो 0.01 से 0.02 मोल क्लोराइड आयन मिलेंगे। ठीक है? यहां पर इस कॉम्प्लेक्स के अगर हम लोग 0.01 मोल लें, तो यहां पर जो क्लोराइड आयन मिलेंगे वो 0.01 मोल मिलेंगे। क्लियर है? तो आंसर यहां पर कौन सा हो गया? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यहां पर है, ये बेंजल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन कंसंट्रेट NaOH, और बेंजल्डिहाइड में अगर देखो ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो वो कंसंट्रेट बेस के साथ कैनिजारो रिएक्शन देते हैं, और इसके 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, 1 मोल ऑक्सीडाइज होके एसिड बनाएगा और 1 मोल रिड्यूस होके अल्कोहल बनाएगा। तो यहां पर देखो जरा, ए और बी, 1 मोल ऑक्सीडाइज किया मैंने, तो C डबल बॉन्ड OOH, OH बनना चाहिए, तो एसिड है बट पड़ा हुआ है बेस, तो बनेगा बेटा सॉल्ट, ये सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। अब देखो जरा, दूसरा मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल क्या होगा? रिड्यूस, और ये CHO रिड्यूस हो जाएगा CH2OH में, यानी बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। अब जरा देखो, किसको ए बोले किसको बी बोले? यहां पर देखो जरा, बी केमेनोफोर के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होगा, ये ऑलरेडी ऑक्सीडाइज है, तो इसका मतलब बी अल्कोहल है और ए सोडियम बेंजोएट है। अब देखो जरा, इस केमेनोफोर के प्रेजेंस में बी को अगर ऑक्सीडाइज करें, तो ये CH2OH COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी बेंजोइक एसिड। तो ये बताओ, ए है सोडियम बेंजोएट, बी है बेंजाइल अल्कोहल, और सी है बेंजोइक एसिड। तो हमें यहां पर ए और सी पूछा जा रहा है, तो ये बताओ सोडियम बेंजोएट और बेंजोइक एसिड, आंसर हो जाएगा कौन सा? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर 77, यहां पर देखो जरा, CH3CHO एल्डिहाइड की रिएक्शन HCN से, ये हटा दें बेटा, एल्डिहाइड की रिएक्शन HCN से, देखो जरा, CH3CHO, HCN को अगर तोड़ें, H प्लस CN माइनस, H प्लस CN माइनस, और इसको अगर ये ओपन करें, यहाँ माइनस और ये प्लस, जब जरा देखो जरा, CH3CO माइनस CN और ये H, तो ये बेटा एल्कोक्साइड आयन है। तो ये जो इंटरमीडिएट है यहाँ पर एल्कोक्साइड आयन है, एल्कोक्साइड आयन है। ठीक है? तो इंटरमीडिएट यहां पर फर्स्ट सिस्टम में क्या बनेगा? एल्कोक्साइड आयन। ये बात बिल्कुल सही है। कंपाउंड बी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, बिल्कुल बात सही है। देखो यहां पर ये H बन जाएगा फाइनली, ये H जुड़ के, और ये देखो कायरल है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बनेगा। और यहां पर एल्डिहाइड कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं NaR, तो फर्स्ट अटैक न्यूक्लियोफाइल का हुआ है। ठीक है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो फॉर्मेशन ऑफ ए अटैक बाय न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो यहां पर ये भी सही है और ये भी सही है और ये भी सही है, आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, यहां पर देखो एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन KCN से,
तो K+Cn- ये न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और ये बन जाएगा बेटा CH3CH2Cn। अब देखो जरा, ये SnCl2 विद HCl देन हाइड्रोलिसिस, और ये साइनाइड को किसमें चेंज कर देगा? एल्डिहाइड में। साइनाइड को चेंज कर देगा एल्डिहाइड में, और इस रिएक्शन का नाम है स्टीफन रिएक्शन। क्या नाम है? स्टीफन रिएक्शन। तो यहां पर देखो जरा, जो बी प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा CH3CH2, और ये Cn चेंज इनटू CHO। ये आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, RMGX की रिएक्शन CO2 देन हाइड्रोलिसिस। तो जब भी CO2 देन हाइड्रोलिसिस हो तो ये ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा बेटा COOH में, और ये R से COOH लग जाएगा, तो जो A है वो हो गया CH3COOH। ये ड्राई आइस बेटा लेना यहाँ पर, ठीक है। तो RMGX ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन जब ड्राई आइस देन हाइड्रोलिसिस, तो प्रोडक्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो R ग्रुप है उससे COOH जोड़ देना है। यहां देखो जरा, अमोनिया की प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे तो अमोनिया है बेस, और ये एसिड सॉल्ट बनेगा, देन हीट करेंगे तो ये बन जाएगा एमाइड। तो ये जो बी प्रोडक्ट है वो बन जाएगा CH3CONH2। अब देखो जरा, P2O5 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये वाटर निकल जाएगा और ये बन जाएगा CH3CN। आंसर हो जाएगा कौन सा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 80, यहां पर एनिलीन है, और एनिलीन की रिएक्शन यहां पर NaNO2 विद HCl और 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन है, डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा। तो जो A है वो बनेगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसकी रिएक्शन कराएंगे HBF4 से, तो HBF4 से रिएक्शन कराने पर, यानी फ्लोरोबोरिक एसिड से रिएक्शन कराने पर बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट, और इसकी रिएक्शन NaNO2 से कराएंगे तो ये ग्रुप हट जाएगा और ये NO2 ग्रुप लग जाएगा, तो ये बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। तो ये नाइट्रोबेंजीन बनाने का ये मेथड था बेटा। तो ये जो सी प्रोडक्ट है वो है नाइट्रोबेंजीन, और यहाँ पूछा गया है बी के बारे में, तो बी के बारे में ये पूछा गया है, तो ये बी है ये बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट, और जो सी है वो नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। पहले बी पूछा गया है फिर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आईपीएसी नॉमेनक्लेचर का। ये बेटा एसिड हैलाइड और ये ईथर, जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है एसिड हैलाइड, और एसिड हैलाइड के पास ये कार्बन है 1 2 3 4 5, ये अपनी प्रिंसिपल कार्बन चेन। अब देखो जरा, अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये मिथॉक्सी सब्स्टिट्यूएंट हो गया, और 4 मिथॉक्सी 4 मिथॉक्सी 4 मिथॉक्सी, और जो रूट वर्ड है वो 5 कार्बन पेंटेन, और 2 पर इन है तो पेंट टू इन पेंट टू इन पेंट टू इन पेंट टू इन। 1 पर ऑयल ब्रोमाइड 1 ऑयल ब्रोमाइड। जरा देखना यहाँ पर कहाँ पर गलत हो रहा है, 4 मिथॉक्सी 4 मिथाइल लिखा हुआ है बेटा, मिथाइल नहीं बेटा मिथॉक्सी। तो 4 मिथॉक्सी पेन टू इन 1 ऑयल ब्रोमाइड, और अगर यहाँ क्लोराइड होता तो ऑयल क्लोराइड हो जाता। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 81 का सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, बेटा ग्लूकोज और केन शुगर यानी सुक्रोज। बेटा सुक्रोज जो होती है नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है, और जो ग्लूकोज होती है वो रिड्यूसिंग शुगर होती है। तो रिड्यूसिंग शुगर टॉलेंट फेलिंग टेस्ट देते हैं और नॉन रिड्यूसिंग टॉलेंट फेलिंग टेस्ट नहीं देते। तो बताओ अगर ग्लूकोज और केन शुगर को हमें डिस्टिंग्विश करना है तो हमें कौन सा लेना चाहिए? फेलिंग सोल्यूशन। क्लियर है, एक रिड्यूसिंग और एक नॉन रिड्यूसिंग। अगला 83, नॉर्मल हेक्सेन से बेंजीन बना रहे हैं, तो यहां पर जो रिएजेंट है वो एक्स क्या होगा? तो यहां पर बेटा रिएजेंट होना चाहिए Cr2O3 या V2O5 या Mn2O3 के साथ एल्यूमिना Al2O3 के साथ इसको हीट कर दें तो ये एरोमेटाइज हो जाएगा किसमें? बेंजीन में। तो ये तीनों ही ले सकते हैं, आंसर हो जाएगा कौन सा? 4। और इसको याद करने के लिए
वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, और क्रोमियम के नीचे कौन सा, मोलिब्डेनम। तो यहां पर अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल में देखें तो ऐसे लिखा होता है, तो हमें ऐसे याद रखना है, ये तीन हमें याद रखना है, ये एनसीईआरटी में गिवन है, वैनेडियम, क्रोमियम और मोलिब्डेनम। नेक्स्ट 84, बेटा ये फिनॉल है, इसकी रिएक्शन Na से कराएंगे, एसिड बेस रिएक्शन, ये सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। अब देखो जरा, इसकी रिएक्शन CO2 देन हाइड्रोलिसिस। अभी मैंने बताया CO2 और हाइड्रोलिसिस हो, हमेशा याद रखना COOH ग्रुप जनरेट होने जा रहा है, ठीक है। और हाइड्रोलिसिस से ये हट जाएगा और H लग जाएगा, और जो प्रोडक्ट है वो बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, क्योंकि यहां पर आर्थो वाला मेजर होगा। रीजन है कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस रिएक्शन का नाम है कोल्बे रिएक्शन। क्लियर है, इस रिएक्शन का नाम है कोल्बे रिएक्शन। और यहां पर जो CO2 है बेटा, वो वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है, वीक इलेक्ट्रोफाइल, और यहां पर इलेक्ट्रोफाइल वीक है, इसीलिए हमने डायरेक्ट CO2 की रिएक्शन फिनॉल से नहीं कराया। पहले मैंने इसको, फिनॉल को, इसका प्लस एम बढ़ाया। देखो जरा, फिनॉल का प्लस एम कम होता है, फिनॉक्साइड का प्लस एम ज्यादा होता है। तो ये क्योंकि O पर माइनस हो गया तो प्लस एम ज्यादा हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल वीक था, इसीलिए हमें इसको ज्यादा अच्छा प्लस एम करना पड़ा। नेक्स्ट 85, यहां पर डे बाई हकल ऑन सेगर इक्वेशन दी हुई है, मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस A रूट C, ये है डे बाई हकल ऑन सेगर कांस्टेंट, ठीक है। Which of the following statement is oblique are true? This equation applies to both strong and weak। बेटा ये केवल स्ट्रॉन्ग के लिए होती है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं होती। जरा देखना, यहां पर अगर हम लोग मोलर कंडक्टेंस और मोलर रूट सी के बीच ग्राफ बनाएं, तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो ग्राफ होता है वो किसी इस तरह से होता है। ये ग्राफ टच नहीं करना बेटा, ऐसा कुछ, ठीक है। और ये ग्राफ कुछ ऐसा, ठीक है। ये वीक के लिए होता है और ये स्ट्रॉन्ग के लिए होता है। अब देखो जरा, अगर यहां पर इक्वेशन देखें तो ये बेटा y है और ये x है, और ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू प्लस सी माइनस mx। तो ये देखो जरा स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन बेटा ये है, यानी डे बाई हकल ऑन सेगर इक्वेशन ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो ये स्ट्रॉन्ग के लिए है बट वीक के लिए नहीं है, तो स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। वैल्यू ऑफ कांस्टेंट A डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, बिल्कुल बात सही है। जो A है कांस्टेंट, वो सॉल्वेंट की नेचर पर डिपेंड करता है, और जो वैल्यू ऑफ कांस्टेंट A है वो सेम टाइप के इलेक्ट्रोलाइट के लिए सेम होता है। यहां देखो जरा, एक कैटायन दो एनायन, यहां देखो जरा, एक कैटायन एक एनायन, डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोलाइट हैं, तो इनके लिए A की वैल्यू सेम नहीं होगी। ऐसे ही यहां पर देखो AB2 टाइप और ये AB3 टाइप, तो यहां पर इसके लिए भी डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोलाइट हैं, इसके लिए भी ये वैल्यू सेम नहीं होगी A की। आंसर हो जाएगा कौन सा इसका, सेकेंड। करेक्ट पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, रिडक्शन ऑफ एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उसको हम लोग निकल एलॉय विद NaOH की प्रेजेंस में रिएक्ट करा रहे हैं, तो यहां पर जो प्रोडक्ट होगा, क्योंकि अनसैचुरेशन सैचुरेट हो जाएगा, तो यहां पर रिडक्शन हो जाएगा और ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, अमोनियम डाइक्रोमेट की हीटिंग करने पर एक गैस लिबरेट होती है, और कह रहे हैं कि बताओ जरा सेम गैस इनमें से किसकी हीटिंग में लिबरेट होगी। तो ये आपको याद रखना है, अमोनियम डाइक्रोमेट की जब हीटिंग करते हैं तो N2 गैस के साथ Cr2O3 ग्रीन कलर का जो सब्सटेंस है वो निकलता है, तो यहाँ पर N2 गैस लिबरेट होती है। अब यहाँ पर देखो जरा, N2 गैस और किस में लिबरेट होगी, अमोनियम नाइट्राइड की हीटिंग करेंगे तो N2 गैस, और अमोनियम नाइट्रेट की हीटिंग करेंगे तो N2O गैस निकलेगी। तो यहाँ पर बताओ सेम गैस कहाँ पर निकल रही है, आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द गिवन हाफ सेल रिएक्शन एट pH 5। बेटा यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए अगर E रिडक्शन लिखें
ई रिडक्शन पोटेंशियल वो होता है -0.0591 इंटू pH। ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये हाइड्रोजन के लिए केवल है। ई रिडक्शन इक्वल टू -0.0591 इंटू pH। अब देखो यहाँ पर डायरेक्ट pH दिया हुआ है और पूछा भी क्या जा रहा है, इस रिडक्शन ही है, देखो H प्लस से H2 इसका पूछा जा रहा है, यानी रिडक्शन पोटेंशियल पूछ रहा है। तो माइनस का 0.0591 इंटू PHF5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आंसर कौन सा आ जाएगा, सेकेंड। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बेटा 89, द थर्ड आयनेशन एंथैल्पी इज मैक्सिमम फॉर। बेटा ये क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चों का डाउट है, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से मैं डिस्कस करूंगा। तो पहले मैं इसको डिस्कस कर देता हूं फर्स्ट आयनेशन के लिए, थोड़ा समझाता हूं मैं। बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। चलो नियॉन भी ले लेते, ठीक। अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो ये सेकेंड पीरियड है बेटा, 2s2 सब में 2 होगा, तो 2 मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं सीधे 2s2 2p6 की जगह मैं केवल लिख रहा हूं s2p2, सॉरी s2 ओनली, 2s2। ये है 2s2 2p2 s2p1, यहां पर s2p2, ये s2p3, ये s2p4, ये s2p5 और ये s2p6। यहां पर अगर हम लोग देखें कि ये 2s2 2p1, यहां पर s से निकालना है इलेक्ट्रॉन और यहां पर p से निकालना है। न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोजर होता है s और न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होता है p, तो s से निकालना इलेक्ट्रॉन मुश्किल होगा। इसका मतलब s की बेरिलियम की आयनेशन ज्यादा होगी, बोरान की आयनेशन कम होगी। ऐसे ही नाइट्रोजन ये हाफ फील्ड है, ऑक्सीजन हाफ फील्ड नहीं है, p3 की आयनेशन एनर्जी ज्यादा होती है p4 से, तो ये एक्सेप्शन है। अब मैं लेफ्ट टू राइट क्या कर दूंगा, इंक्रीज। तो देखो क्या ऑर्डर हो गया, पहले बोरान हो गया, उससे ज्यादा बेरिलियम, उससे ज्यादा कार्बन, उससे ज्यादा ऑक्सीजन, उससे ज्यादा नाइट्रोजन, उससे ज्यादा फ्लोरीन और उससे ज्यादा नियॉन। ये ऑर्डर हो गया, ये ऑर्डर हो गया बेटा आयनाइजेशन एनर्जी का। तो यहां पर याद करने वाली बात ये है कि ये सब आपको कुछ नहीं दिमाग में रखना, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करना है। दो बातें बस ध्यान रखना है, S2 का ज्यादा होता है P1 से, पहली बात। दूसरी बात, P3 की ज्यादा होती है P4 से। दो बातें आपको अगर याद होंगी, अब बाकी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करना है। क्लियर है। तो यहां तक अगर बात समझ में आ गई है तो आगे बढ़ें। देखो जरा, तो ये अब हमें किसकी बात करना था, थर्ड आयनेशन एंथैल्पी की। तो मैं अब थर्ड आयनेशन एंथैल्पी का ऑर्डर लिखने जा रहा हूं। देखना जरा, आप ही हमें बता देंगे कि थर्ड आयनेशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या होना चाहिए। ठीक है, देखो जरा थर्ड आयनेशन एंथैल्पी का, अब हमें यहां पर बेरिलियम तो दिया नहीं, इसको मैं हटा ही देता हूं, बोरान से लेके चलते हैं। ठीक है, चलो अब देखना S2p1, S2p1। चलो, थर्ड आयनेशन एंथैल्पी का मतलब यह होता है 2 इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं, तीसरा निकालने जा रहे हैं। तो P1 एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकालेंगे, एक यहां से, तो ये हो गया S1। यहां पर दोनों P से निकल गए, ये S2। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये S2p1 हो गया, S2p1। क्लियर है, 2 ये निकल गए P2 तो S2 हो गया, यहां पर P1। ठीक है, बिल्कुल सही। और यहां पर एक यहां से निकला और एक यहां से निकलेगा, 2 निकालना है ना बेटा, S1 होगा। क्लियर है, ये S1, ये S2, ये S2p1। यहां देखो जरा, 2 यहां से P से निकाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, S2p2, ये S2p3, ये S2p4। ये मैंने 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये लिखा है ऑर्डर। अब मैं यहां पर वो रूल लगाने जा रहा हूं और लेफ्ट टू राइट क्या कर देना है, इंक्रीज। बस देखना है S2 की ज्यादा होती है P1 से, कहीं S2 दिख रहा है, बिल्कुल S2 की ज्यादा होगी P1 से। अगला P3 की ज्यादा होगी P4 से, P3 की ज्यादा होगी P4 से। तो फाइनल ऑर्डर हमारे पास आ गया। लेफ्ट टू राइट अब इंक्रीज कर दें तो देखो जरा, बोरान, अगला नाइट्रोजन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद ऑक्सीजन,
उसके बाद नियॉन, उसके बाद फ्लोरीन, ये ऑर्डर आ गया। अब देखना जरा यहां पर अब कौन कौन से नहीं दिए, ऑक्सीजन दिया है, कार्बन दिया है, नियॉन दिया है, नाइट्रोजन दिया है, बोरान नहीं दिया तो मैं इसको हटा दे रहा हूं, बोरान नहीं दिया। और कौन सा नहीं दिया, फ्लोरीन नहीं दिया, हाँ फ्लोरीन नहीं दिया। अब मुझे बताओ ये चार ही दिए हुए हैं, नाइट्रोजन, नियॉन, कार्बन, ऑक्सीजन। अब मुझे बताओ आंसर कौन सा हो गया, नियॉन। क्या बात समझ में आ रही है? तो फाइनली आयनाइजेशन के लिए आपको ध्यान रखना है, पी ब्लॉक में H2 की ज्यादा होती है P1 से, P3 की ज्यादा होती है P4 से, और लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 90, मेथिल क्लोराइड की रिएक्शन KCN से K प्लस CN माइनस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और ये बन गया CH3CN, और इसका सोडियम विद इथाइल अल्कोहल से रिड्यूस कर दें तो ये बन जाएगा CH2NH2। तो बताओ ये CH3CH2NH2 NH2 1 डिग्री अमीन, तो यहां पर ओनली 1 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से बेटा सभी क्वेश्चन आपके डिस्कस हो गए। तो उम्मीद है आपको पेपर डिस्कशन बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सभी को बेटा।